नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस भदौरिया। आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रशिक्षण के बाद परीक्षा होगी और उसमें पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक 15 दिन में निष्ठा प्रशिक्षण के 3 प्रशिक्षण मॉड्यूल प्राप्त होंगे, आपको मालूम होगा। इस तरह 15 जनवरी तक कुल 18 मॉड्यूल प्राप्त होंगे। हम प्रत्येक मॉड्यूल पर लगभग 20 सेलेक्टेड प्रश्न एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार 3 मॉड्यूल पर कुल 60 प्रश्न हम प्रस्तुत करेंगे। अंत में जो परीक्षा होगी उस दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। परीक्षा में इसके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों का नोट्स तैयार करेंगे जिससे कि आपको अंत में होने वाली परीक्षा के लिए सुविधाजनक हो और आप 60% से ऊपर अंक प्राप्त कर लें। अगर आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लेते हैं कि मेरा दावा है कि आप 90 से 100% के बीच में अपनी तैयारी के अनुसार मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आज हम पहले मॉड्यूल पर आधारित 20 सेलेक्टेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वो हमारे प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण और निष्पक्ष रवैया। शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण इस दिशा में सकारात्मक और निष्पक्ष होगा। दूसरा यह है शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। शिक्षक पूरा विश्वास रखे कि छात्र एक साथ में अच्छे से सीख सकते हैं। ये दोनों चीज़ यदि शिक्षक के पास में हैं तो निश्चित है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न 2 है, और यही प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा। वो उसमें ऐसा हो सकता है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है। तो इनको 2 को छोड़ करके जो अगला होगा उसमें आपको टिक करना है। प्रश्न 2 है, दृष्टिबाधित छात्र के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री। तो ये है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। प्रश्न क्रमांक 3 है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चों के लिए शिक्षक के कैसे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस प्रकार की शिक्षा संरचना पर बल दिया गया है। जैसे अभी जो हमारी वर्तमान में चल रही है वो 10+2 है। इसी तरह से 10+2 किस में है, 1986 की शिक्षा नीति जो थी उसके हिसाब से हमारी शिक्षा प्रणाली की जो संरचना थी वो है 10+2। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जो शिक्षा संरचना है वो ये है 5-3-3-4। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित हुआ तथा कब पूरे देश में लागू हुआ। तो इसका उत्तर है सन 2000 में अधिनियमित हुआ है, सन 2009 में अधिनियमित हुआ है और 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, ULD सिद्धांत है। तो ULD सिद्धांत क्या है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। आपको इसमें देखना है, सारे प्रश्न प्रश्नोत्तरी में दिए हुए हैं, उसमें 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन हम आपके पास 20 प्रश्न लेके आए हैं कि अंतिम परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर लें। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ULD सिद्धांत कितने एवं कौन कौन से हैं।
यूएलडी सिद्धांत कितने हैं? तो यूएलडी सिद्धांत 3 हैं। 3 यूएलडी सिद्धांत हैं। पहला है बहुसाधन प्रस्तुति, दूसरा है बहुसाधन अभिव्यक्ति और तीसरा है बहुसाधन संलिप्तता। अब है प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 है दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यह उपबंधित करता है। इसमें क्या क्या लिखा है? तो इसके अंतर्गत ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और अगर ये ध्यान है तो उत्तर आप कर लेंगे। तो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट, उसको बोलते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में है। पहला, विकलांग एवं गैर विकलांग बच्चे एक साथ सीखें। पीडब्ल्यूडी एक्ट जो बना है उसमें यह है कि विकलांग और गैर विकलांग बच्चे एक साथ सीखें। दूसरा है समावेशी शिक्षा एक प्रणाली के रूप में हो, समावेशी शिक्षा को लागू किया जाए। तीसरा है सभी बच्चे एक साथ सीखें तथा शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो। प्रश्न क्रमांक अगर आ जाता है कि इसमें से कौन नहीं है तो इन तीनों को छोड़ करके उसमें टिक करना है आपको। सभी प्रश्न एकदम सही उत्तर वाले हैं, सही उत्तर है, किसी उत्तर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे और नोट्स बना करके रख लेंगे और जब आपकी परीक्षा होगी तो आप जिससे पास हो सके उसको पढ़े रहेंगे। तो क्वेश्चन 9 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए सही वाक्य। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो आया है तो उसमें क्या है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। दूसरा है एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। और तीसरा है यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। और यदि उसमें सही लिखा है आपके उसमें सभी, तो आप सभी लिखेंगे। आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है क्वेश्चन 10, भारत की पहली और दूसरी शिक्षा नीति क्रमशः कौन कौन सी है? तो पहली शिक्षा नीति भारत की बनी थी स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति जो है 1968 में बनी थी। दूसरी बनी थी 1979 में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बनी थी, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिल पाई थी। यह कहकर उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि इसमें जितने सदस्य हैं उसमें से ज़्यादातर सदस्य शिक्षाविद नहीं हैं। और यह इसलिए हुआ कि सरकार बदल चुकी थी और फिर 1986 की शिक्षा नीति आई जिसको मान्यता मिली। इसलिए आपके इस मॉड्यूल में पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को माना गया है और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली को माना गया है। तो अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। पाठ्यक्रम के लिए मान्य कथन। एक प्रश्न है आपके प्रश्नावली में, उसमें तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है पाठ्यक्रम के लिए मान्य कथन क्या क्या हैं। तो पहला, इसमें पाठ्यक्रम में शामिल क्या क्या है? पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन की विधियां अर्थात आकलन की विधियां, ये तीनों चीज़ें पाठ्यक्रम में के लिए मान्य कथन है, ये शामिल हैं पाठ्यक्रम में। दूसरा, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। और तीसरा, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। पाठ्यक्रम कहाँ से विकसित होता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मान्य कथन है पाठ्यक्रम के लिए। अब प्रश्न क्रमांक 12 है समावेशी कक्षा में कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं?
तो समावेशी कक्षा में कौन कौन से बच्चे होते हैं? पहला विकलांग बच्चे जो होते हैं, दिव्यांग जिसको बोलते हैं। दूसरे वो जो बाहर से आ गए होते हैं और किसी कारणवश उनकी उम्र अधिक हो जाती है, किसी कारणवश वो कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, वो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं निर्धारित कक्षा से, तो वो भी होते हैं। और जो बाहर से आए हुए होते हैं, जो दूसरे प्रांत से आ जाते हैं, दूसरे भाषा से क्षेत्र से आ जाते हैं, वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो भी, और समावेशी कक्षा में उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और चौथा होता है थर्ड जेंडर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अतिरिक्त जो जेंडर है वो भी जेंडर। ये 4 जो प्रकार हैं वो समावेशी कक्षा में शामिल होने चाहिए। ये इनको जो हैं, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी इन्हीं को कहा जाता है, विकलांग, अधिक उम्र वाले, बाहर से आए हुए और थर्ड जेंडर। तो सामान्य बच्चों के साथ इन चारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। और जब ये चारों शामिल हो जाते हैं तो कहा जाता है कि हमारी कक्षा ये समावेशी कक्षा है। प्रश्न क्रमांक 13, रिसर्च के अनुसार, बहुत जो रिसर्च हुए हैं, विदेशों में भी रिसर्च हुए हैं, उसमें यह ज्ञात हुआ है, क्या ज्ञात हुआ है? समावेशी कक्षा में बच्चे अधिक सीखते हैं कि कम सीखते हैं? तो इसमें उत्तर जो है, अगर ये प्रश्न आता है तो इसमें अधिक सीखते हैं। आपको इसमें टिक करना है कि रिसर्च के अनुसार जो पता चला है वो ये है कि बच्चे समावेशी कक्षा में अधिक सीखते हैं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 14 है। प्रश्न क्रमांक 14 है, गुप्त पाठ्यचर्या क्या है? तो गुप्त पाठ्यचर्या उसे कहते हैं जिसमें लड़के और लड़कियों को अलग बैठाया जाता है, इसे गुप्त पाठ्यचर्या कहा गया है। और जो गलत है इससे हमें बचना चाहिए। लड़के और लड़कियों को अलग बैठाना उचित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 15 है, एनसीईआरटी ने किस कक्षा तक के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है? अगर यह प्रश्न आता है तो एनसीईआरटी ने कक्षा 10वीं तक के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है संविधान के अनुच्छेद 21A में। अगर भाग की बात आती है तो संविधान के किस भाग में? तो वो है भाग 4। संविधान के भाग 4 में शिक्षा के अधिकार, भाग 3 में, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार जो है अब वो मौलिक अधिकारों में शामिल हो गया है और अनुच्छेद 21A जो है भाग 3 में है, मौलिक अधिकार में। प्रश्न क्रमांक 17 है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है 86वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ है वो किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां। अब है 18वां क्वेश्चन, किस प्रकार के बच्चों को अग्रिम पंक्ति में माने कक्षा की सबसे फ्रंट लाइन में बैठाना चाहिए? तो वो हैं दृष्टिबाधित बच्चे। दृष्टिबाधित बच्चे वो हैं जिनको बहुत कम दिखाई देता है, तो ऐसे बच्चों को कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 19 है, ब्रेल लिपि किस प्रकार की विकलांगता से संबंधित है? तो ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाया जाता है। ब्रेल की किताबें आती है, ब्रेल
जिसमें छिद्र होते हैं, तो ब्रेल अगर आता है कि ब्रेल लिपि किस प्रकार की विकलांगता से संबंधित है, तो वो है दृष्टिबाधित। प्रश्न क्रमांक 20 है, क्या एक ही विशेष आवश्यकता वाले दो बच्चों को, अगर एक ही विशेष आवश्यकता वाले दो बच्चे हैं को अलग अलग सार्थक सहयोग नीतियों की आवश्यकता हो सकती है? अगर एक ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो क्या उनको अलग अलग सार्थक सहयोग नीति की आवश्यकता हो सकती है? तो इसमें कभी भ्रम में नहीं पड़िएगा कि अगर एक ही विशेष आवश्यकता वाले एक ही विशेष आवश्यकता वाले दो बच्चे हैं तो उनको एक ही सार्थक सपोर्ट की आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं है। उनको अलग अलग सार्थक सपोर्ट वाली रणनीति की आवश्यकता हो सकती है, तो इसको हाँ लिखना है। इस प्रकार दोस्तों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के प्रथम मॉड्यूल पर 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत किए। 20 प्रश्नों का कलेक्शन आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि इसमें जो आपके पास प्रश्नावली दी गई है मॉड्यूल 1 में, वो 10 प्रश्नों की श्रृंखला है और हम आपके पास 20 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। 10 प्रश्नों का कलेक्शन हमारा और है, आपके उसी मॉड्यूल से है, इसलिए कि अंतिम परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस आशय से आप सारे प्रश्न हमारे पढ़ लीजिएगा और उसका नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा में समस्या ना हो। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी तो हम भेज रहे हैं, आपके वीडियो बनाकर आपके पास पहुंच जाता है आपके व्हाट्सएप पर, लेकिन हम इसको यूट्यूब पर डाला करेंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में जो बेल है, बेल आइकॉन, घंटी जो है, उसको अगर दबा देंगे तो आपके पास जैसे ही हम यूट्यूब पर अपने मटेरियल, स्टडी मटेरियल को इसको अपलोड करेंगे, वैसे ही आपके पास पहुंच जाएगा और आप देख लेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप उससे वंचित रह सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।